देखिए अगर हमारे इंडिया में क्या सीन है, अगर आपके पास 10,000 रुपए अगर आते हैं एज़ अ सैलरी या एज़ अ इनकम समझ लो, ठीक है? तो आपके लिए आपके सामने खड़े हैं पूरा का पूरा एक्सपेंस 10,000 रुपए का। मतलब 10,000 अगर आपका इनकम होता है, तो एक्सपेंस ये आप 10,000 रुपया कर देते हो। अगर आपका सैलरी अगर मान लो 12,000 किया जाए कि चलो 2,000 आप बचा लो फ्यूचर के लिए, तो आप महीने का खर्चा कितना कर देते हो? 12,000 खर्चा कर देते हो। अब यहाँ पर क्या दिक्कत हो गया, सैलरी वाला जो पार्ट है ना, ये आपका एक्टिव वाला पार्ट है, मतलब एक्टिव इनकम वाला पार्ट है। जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आपको पैसे मिलेंगे, द मोमेंट आपने काम करना छोड़ दिया, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। लेकिन इसमें दिक्कत वाली बात क्या है? इसमें दिक्कत वाली बात ये है कि एट अ सर्टेन एज, आफ्टर 60 ईयर्स आप क्या हो जाओगे? आप रिटायर्ड हो जाओगे। तब तो आपको सैलरी इनकम नहीं मिलेगी। तब आप क्या करोगे? तब तो फ्यूचर आपका डार्क में चले जाएगा, अंधेरे में चले जाएगा। तो फ्यूचर में फिर आप क्या करोगे? आप जाओगे गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट अब आप मेरी केयर करो, हम बूढ़े हो गए हैं, हमको आप कुछ कंपनसेट करो। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट के ऊपर अननेसेसरी बर्डन हो जाएगा। तो गवर्नमेंट इनको बोलती है बार-बार कि भैया आप लोग एक काम करो, आप लोग कुछ सेविंग्स करो। आप लोग सेविंग्स करो ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कि सर हमारा तो 10,000 इनकम होता है और हम 10,000 हमारा खर्चा हो जाता है, सेविंग्स कैसे करें? हम तो नॉर्मल खर्चों में ही पूरा हमारा पैसा कम पड़ जाता है। तो सरकार ने बोला ऐसे लोगों को क्यों ना हम ऐसा करें कि जब हम इनको सैलरी दे रहे हैं, अगर ये 10,000 रुपए अगर इनकी सैलरी है, तो हम क्या करते हैं, इसको 10,000 नहीं देते हैं, हम इनको मान लो 9,000 रुपए देते हैं। और ये जो 10,000 उसका एक्चुअल सैलरी बनता था, इसमें से हम एम्प्लॉयर को क्या बोलेंगे, हे एम्प्लॉयर आप इसमें से 1,000 रुपए माइनस कर लो और जो बैलेंस 9,000 रुपए है, ये उसको एज़ ए सैलरी में दे दो। और बैलेंस ये जो 1,000 रुपए आपने इसका यहाँ पर से डिडक्ट किया है, इस 1,000 को आप क्या करो, आप गवर्नमेंट जो बोलती है, आप ऐसे एक फंड में जमा कर दो, हर एक एम्प्लॉयी का। ताकि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में ये पैसा इनका क्या होता रहेगा, ऐड होते रहेगा। और जब ये 60 साल के आस-पास की एज में पहुँचेंगे, जब ये रिटायरमेंट लेंगे, तब यही हज़ार रुपए जुड़-जुड़ के इनके पास लाखों में पैसे बन जाएँगे वो, लाखों रुपए बन जाएँगे। तब बुढ़ापे में 60 वर्ष की उम्र में आपको जब लाखों रुपए मिलेंगे, तो यस अब आप अपना आगे का बुढ़ापा आराम से चला सकते हो। तो सरकार ने क्या कर दिया, सरकार ने आपके हाथ में ही कमती पैसे दिए। अब क्या हो जाएगा, अब जब मेरे हाथ में ही 9,000 रुपए आएँगे, तो अकॉर्डिंगली मैं 9,000 का ही खर्चा करूँगा। अब मैं 10,000 का खर्चा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास कैश ही उतना अवेलेबल नहीं है। तो ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का आपका फ्यूचर प्रोटेक्शन हो रहा है। दिस इज़ अ फ्यूचर प्रोटेक्शन, फ्यूचर प्रोटेक्शन, ठीक है? समझ में आ गया आपको प्रोविडेंट फंड का? अब प्रोविडेंट फंड की कैटेगरी अलग-अलग होती है, जो हम अभी आने वाले हमारे चार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये देखिए, प्रोविडेंट फंड को 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दूसरा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तीसरा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और चौथा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इन 4 कैटेगरी के प्रोविडेंट फंड आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, ठीक है? अब चारों में अलग-अलग आपका टैक्स ट्रीटमेंट हो सकता है। ये एक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर प्रोविडेंट फंड के अंदर उसके 4 अलग-अलग सेगमेंट हैं, 4 अलग-अलग तरीके प्रोविडेंट फंड है। तो एग्ज़ाम में कौन-सा प्रोविडेंट फंड पूछ ले 1, 2, 3, 4 यू डोंट नो, तो आपको क्या करना है, इसी टेबल को अच्छे से आपको अपना नोट्स में मेंटेन करके रखना है और इसको 4, 5, 10 बार आपको रिवाइज़ करना है ताकि एग्ज़ाम के दिन आपको पता चले कि हमको कौन-सा टेबल का कौन-सा पॉइंट को अप्लाई करना है, ठीक है? तो देखिए अब प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि कुछ पैसे एम्प्लॉयी खुद देता है और कुछ पैसे एम्प्लॉयर देता है, ठीक है? तो एम्प्लॉयी जो पैसे देता है उसे हम कहते हैं एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूशन। जहाँ पर ई आपको देखने मिलेगा, आप उसको पढ़ोगे एम्प्लॉयी और जहाँ पर आपको ईआर देखने मिलेगा, आप उसको बोलोगे एम्प्लॉयर, ठीक है? मतलब प्रोविडेंट फंड में इसका मतलब ये समझो कि ये आपका एक प्रोविडेंट फंड है।
अब इसमें से अगर 1000 रुपया अगर एम्प्लॉय दे रहा है, मतलब आपने एम्प्लॉय की सैलरी से 1000 रुपए काटे और यहाँ पर जमा किया, तो ये तो एम्प्लॉय का पैसा हो गया, प्लस आप एज ए एम्प्लॉयर आप भी इसमें 1000 रुपए जमा करोगे, तो टोटल कितने जमा हो गए? 2000 जमा हो गए। तो ये पहला वाला आपका क्या है? पहला वाला आपका है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, दूसरा वाला आपका है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो ये दोनों चीज माइंड में बैठा के रखेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट हमारा यहाँ पर चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या। एम्प्लॉय की जो सैलरी बनती, उस सैलरी में से हमने जो पैसे काट लिए और काट कर उस पैसे को जमा किया, मतलब क्या हो गया? सिंपल सिंपल हम बोल सकते हैं कि ये पैसा एम्प्लॉय ने ही जमा किया, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अगर आप स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अगर जमा करते हो या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जमा करते हो, तो जितना आपने जमा किया उतने रुपए का आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। याद है आपको चैप्टर 6A? ये कहां पर आता है? जब हम क्या करते हैं, हमारे पांचों हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इन सबको हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर इससे माइनस करते हैं आपका डिडक्शन अंडर 80C। फिर जो निकलता है वो आपका आता है टोटल इनकम, और इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि अगर आपने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर आपने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में दिया है या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में दिया है, तो जितना आपने दिया है उतना पैसा का आपको डिडक्शन मिल जाएगा और उस पैसे के ऊपर आपको और इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद एक और आपका आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग सैलरीड पर्सन नहीं है, क्योंकि जो लोग सैलरी वाले हैं उनका तो क्या होता है, सैलरी से ही पीएफ का पैसा कट जाता है, सैलरी से ही पीएफ का पैसा माइनस हो जाता है और फिर जमा हो जाता है उनके पीएफ अकाउंट में। लेकिन जो लोग सैलरी वाले नहीं है, वे लोग अगर पीएफ में अगर जमा करना चाहें तो सरकार ने उसके लिए क्या कर दिया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोल दिया। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी अगर आप जमा करते हो तो आपका डिडक्शन मिल जाएगा आपको 80C के अंदर। ठीक है, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ऐसा प्रोविडेंट फंड जिसको कि भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, अगर आप वैसे किसी फंड में जमा करते हो पैसे, तो भैया उसका कोई गारंटी नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है और वहां पर पैसे सरकार के पास नहीं आ रहे हैं, तो सरकार भी उसके ऊपर डिडक्शन जो है 80C वाला आपको नहीं देती। किस पैसे का? वो पैसा जो एम्प्लॉय ने दिया है उसका ऊपर उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? हाँ या ना? फटाफट बताइए, क्या आपको यहां तक समझ में आया? यस सर। ओके, अब आगे देखिए, अब हम देखेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का, कि जितना पैसा एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में दे रहा है, जैसे अभी मैंने बताया ना कि अगर ये फंड है जिसमें 1000 रुपए अगर मान लीजिए ये अगर एम्प्लॉय दे रहा है, तो इतना ही पैसा आपका एम्प्लॉयर भी देगा। तो एम्प्लॉयर जो पैसा देगा आपके बिहाफ में, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो देखिए, अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में दे रहा है एम्प्लॉयर, तो ये भी आपका एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। आपका इनकम तो होगा लेकिन आपको इसके ऊपर टैक्स कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में दिया, तो ये एग्जेम्प्ट होगा कितना? सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। जी हाँ, आपकी सैलरी जितनी होगी उसका सिर्फ 12% तक ही यहाँ पर एग्जेम्प्ट होगा, उससे एक्सेस अगर कुछ हो तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। और इसके लिए सैलरी मतलब क्या? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस जो रिटायरमेंट बेनिफिट में काम करेगा, प्लस कमीशन आपका टर्नओवर बेसिस पे, मतलब जैसा हमने एचआरए में लिया था वही वाला हमारा सैलरी यहाँ पर भी आएगा। समझ में आ गया आपको? अब इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका 10,000 रुपए का आपका तनख्वाह है, आपकी सैलरी 10,000 है, तो 10,000 का 12% कितना हो जाएगा? इसका 12% कितना हो जाएगा? 1200 रुपए। ठीक है, और मान लीजिए एम्प्लॉयर ने आपका जमा किया 1500 रुपए। ठीक है, तो उस केस में 1200 रुपए तक तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट, मतलब उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या हो जा रहा है? यहाँ पर एक्स्ट्रा 300 रुपए हो जा रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा 300 है ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद अगर ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है और वहां पर अगर एम्प्लॉयर ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया, तो आप क्या करोगे? आप इसमें देखोगे इट इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द ईयर इन विच कंट्रीब्यूशन इज मेड। ठीक है, नहीं, इट इज ट्रीटेड, सॉरी, इट इज ट्रीटेड एज, इसको इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा जिस साल में वो
मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जा रहा है, यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जा रहा है, और यहाँ पर टैक्सेबल हो जा रहा है, यहाँ पर इनकम मान रहे हैं, क्योंकि ये अनरिकॉग्नाइज्ड है, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, अनरिकॉग्नाइज्ड है। आप कहीं भी पैसा जमा कर दोगे, हम आपको बेनिफिट दे देंगे, बिल्कुल नहीं। उसके बाद अगर पीपीएफ में अगर जमा करते हो तो पीपीएफ वाला पार्ट आएगा नहीं, क्यों? बिकॉज नॉट एप्लीकेबल एज देयर इज ओनली एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर कोई एम्प्लॉयर होता ही नहीं है, इसलिए ये नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस चीज से पूछा जाता है, ये वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पर लिमिट है 12% या उससे ऊपर आपका टैक्सेबल। रिकॉग्नाइज्ड स्टूडेंट फंड वाला इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से उसको देखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद अब आपने जब इस फंड में पैसा जमा किया तो उसके ऊपर आपको फिर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन पीएफ। जितना पैसा आपका उसमें जमा हुआ है उसके ऊपर आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट भी तो आपको इनकम हो गया, तो उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो देखिए। सबसे पहला, अगर आपका ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंप्लीटली एग्जेम्प्ट, मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि आप यहाँ पर पैसा जमा करो तो हम आपको सारा का सारा बेनिफिट दे देंगे, मतलब आपको इंटरेस्ट तो यहाँ पर इनकम होगा, लेकिन उसका आपका टैक्स देना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, दूसरा, अगर ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, मतलब जिसको सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है, अगर वैसा प्रोविडेंट फंड है तो उसके उसमें कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा? एग्जेम्प्ट अप टू 9.5% पर एनम। जी हाँ, अगर आपको साल का ब्याज 9.5% तक मैक्सिमम अगर आपको मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट, लेकिन अगर उससे ज्यादा अगर हो रहा है तो उसको आपका सैलरी इनकम मान लिया जाएगा। इसका क्या मतलब हो रहा है, एक एग्जाम्पल देके समझो। मान लीजिए आपने वहां पर प्रोविडेंट फंड में जमा किया है 10,000 रुपए, और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कितना? अगर आपको इंटरेस्ट मिला मान लीजिए इस वाले स्कीम में, मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अगर आपको इंटरेस्ट मिला मान लीजिए 11,000 रुपए, तो ये 11,000 का 11,000 कंप्लीटली क्या हो जाएगा? कंप्लीटली आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज आपका हो जाए, मान लीजिए 11,000 रुपए आपको इंटरेस्ट मिले लेकिन ये आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो, तो भाई यहाँ पर क्या बोला? यहाँ पर बोला 9.5% सिर्फ एग्जेम्प्ट होगा। मतलब क्या? मतलब इस 11,000 में से सिर्फ 9,500 रुपए आपका माफ हो जाएगा। बैलेंस जो आपका 1,500 रुपए है, ये आपका क्या हो जाएगा मालूम? ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर आपको इसको इनकम में ऐड करना पड़ेगा और आपका इसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो उसको ट्रीटेड एज इनकम, उसको इनकम माना जाएगा जिस साल में इनकम मिलेगा। एंड अगर पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, तो भैया वो भी आपका कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है। मतलब देख रहे हो, आप पीपीएफ में पैसा जमा करो, जितना पैसा जमा करोगे उसका आपको पहले डिडक्शन मिल जाएगा, प्लस उस पैसे के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट भी कमाओगे तो भी आपका एग्जाम्प्ट होगा। उसके बाद अगर प्रोविडेंट फंड में आपने पैसा जमा किया तो आप क्या करते हो? आप ना रिटायरमेंट में वो पैसा बल्क में उठा लेते हो, लमसम उठा लेते हो, विड्रॉ कर लेते हो, तो आपके पास तो मतलब रिटायरमेंट के समय आपके पास बल्क में पैसा आता है। ठीक है, तो जो पैसा आ रहा है उसके बारे में बोल रहा है, उसका क्या ट्रीटमेंट करोगे? इफ देयर इज अ रीपेमेंट ऑफ लम्प सम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर आप कुछ का सारा पैसा अगर उठा ले रहे हो, तो अगर आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो भैया वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उससे पैसा पूरा निकाल लो, एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो उसमें हम सर्टेन कंडीशन है, वो कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो ही आपका एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज टैक्सेबल कर देंगे। एंड उसके बाद आपका आता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो भैया उससे भी अगर आप पैसा विड्रॉ करते हो तो भी आपका क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल कहाँ हुआ? टैक्सेबल हुआ आपका यहाँ पर, ये क्या है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यूआरपीएफ। ठीक है, ये आपका है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यूआरपीएफ। इसमें क्या होगा देखिए, एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉय ने जितना पैसा जमा किया है होगा आज तक, वो जो पैसा विड्रॉ कर रहा है वो तो उसी का पैसा है, उसका तो कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, मतलब ये वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आज एम्प्लॉय 100 रुपए कमाया, ठीक है, और इस 100 रुपए को उसने क्या किया? अपना पीएफ में जमा कर दिया, और फ्यूचर में यही 100 रुपए उसको वापस मिल गया, तो बताइए कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो रही है क्या? नहीं हो रही, तो इसीलिए इसको एग्जेम्प्ट रखा गया है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस, हाँ, लेकिन इसने जो 100 रुपए जमा किया था इसके ऊपर इसको इंटरेस्ट मिल गया मान लीजिए 10 रुपए, तो हाँ ये उसको एक्स्ट्रा इनकम मिली, तो ये जो 10 रुपए है, ये 10 रुपया उसका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर कुछ और पैसा मिलता है वो आपका टैक्सेबल होगा इन दी हेड सैलरी इनकम में। बात खत्म। समझ में आ गया आपको?
ये था हमारा प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट। फटाफट बताइए, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। Yes, sir. चलिए अब हम एक काम करते हैं, छोटा-सा इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारा और कुछ खास बचा नहीं सैलरी में। आई थिंक सारा हमने जो भी इम्पोर्टेंट वाला पार्ट था वो हमने खत्म कर लिया, बस एक और इम्पोर्टेंट है, लीव ट्रैवल कंसेशन वाला। जी हाँ, लीव ट्रैवल कंसेशन। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, अभी हम पहले लीव ट्रैवल वाला कंसेशन का देख लेते हैं और उसके बाद होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर का कोई 1-2 प्रॉब्लम देख लेंगे एंड इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। लीव ट्रैवल कंसेशन। अच्छा ये तो हमने देखा ही था ना, 1 मिनट रुकिए। चलिए एक टॉपिक देख लेते हैं, जो है हमारा लीव ट्रैवल कंसेशन। ठीक है, लीव ट्रैवल कंसेशन। दिस एग्जेम्पशन इज अवेलेबल, ये लोग आप लोग भी अपडेट कर सकते हैं, लिख लीजिएगा। दिस एग्जेम्पशन इज अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल, टू एन इंडिविजुअल। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल को हम क्या करेंगे, देंगे। अदर देन इंडिविजुअल ये बेनिफिट और किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एक टेबल बना लेते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप जर्नी कर सकते हो। ठीक है, जर्नी 3 मोड में कर सकते हो। आपने जर्नी करनी है, वो जर्नी आप 3 तरीके से कर सकते हो। क्या-क्या? या तो आप हवा से जा सकते हो, इधर बाय एयर और रेल और अदर मोड, मतलब बाय रोड समझ लीजिए। ठीक है, अब अगर आप एयर में जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा exempted अप टू, कितना एग्जेम्प्ट करेंगे? exempted अप टू कितना एग्जेम्प्ट करेंगे? एयर इकोनॉमिक क्लास फेयर। जी हाँ, इकोनॉमिक क्लास में जो फेयर होगा ना उतना माफ कर देंगे, लेकिन कितने का? ऑफ शॉर्टेस्ट रूट। जी हाँ, जिस एरिया में आपने ट्रैवल किया है, उस ट्रैवल में अगर आप एयर से जाते हो, हवाई यात्रा करते हो, तो हम माफ कर देंगे। कितना माफ करेंगे? एयर इकोनॉमिक क्लास का शॉर्टेस्ट रूट में। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको दिल्ली जाना है, तो यहाँ अगर आप हो संबलपुर में, आपको जाना है दिल्ली, तो शॉर्टेस्ट रूट आपके लिए क्या हो जाएगा मालूम? आपके लिए हो जाएगा, आप जाओगे यहाँ से झारसुगुड़ा और झारसुगुड़ा एयरपोर्ट से आप चले जाओगे दिल्ली, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट है। दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट। लेकिन आप क्या बोलते हो कि नहीं, जब हमको एयर क्लास में अगर बेनिफिट मिल ही रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम पहले संबलपुर से जाएंगे रायपुर, रायपुर से जाएंगे हम बैंगलोर, बैंगलोर से हम जाएंगे चेन्नई, चेन्नई से जाएंगे कोलकाता, कोलकाता से जाएंगे मुंबई और मुंबई से जाएंगे दिल्ली। अगर आप ऐसे रूट ले रहे हो फालतू फालतू बेनिफिट लेने के चक्कर में, तो इनकम टैक्स वाला बोलेगा भैया ये सबको हम इग्नोर, ये सबको हम काट देंगे, ये सबको हम कुछ मानेंगे नहीं। आपको बेनिफिट कितना देंगे? मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा इकोनॉमिक क्लास का, वो भी शॉर्टेस्ट रूट, मतलब झारसुगुड़ा से दिल्ली, इस वाले रूट में जो आपका इकोनॉमिक क्लास होगा, बस उतना ही आपको एग्जेम्प्ट करेंगे,
उससे एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ मिला तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। सर कुछ समझ में नहीं आया, चलो समझते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ पर अब आप खुद सोचिए कि आपको आप झारसुगड़ा से दिल्ली, यहाँ इसका मान लीजिए एयर का फेयर है 3500, ठीक है। आपने क्या किया, आपने किया झारसुगड़ा से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, आपने ऐसा रूट पकड़ा जिसका कॉस्ट आपको आ गया 12,000 रुपया, ठीक है। आपको आपको सैलरी जो मिल रही है उसके साथ साथ आपको लीव ट्रैवल कंसेशन आपके बॉस से मिला पैसा कि जाओ घूम फिर के आ जाओ, जो पैसा होगा देख लेंगे। तो आपने बोला कि बॉस बॉस मेरा खर्चा हुआ 12,000 रुपया, क्योंकि कंपनी का पैसा मिल रहा है ना, खुद का तो पैसा लग नहीं रहा है, तो चलो अच्छा से घूमते हैं। तो 12,000 रुपया आपने क्या कर दिया, आपने आपकी इनकम में ऐड कर लिया। अब आप बोलोगे नहीं नहीं सर ये तो लीव ट्रैवल कंसेशन है, इसका तो माफ हो जाता है, तो चलो पूरा 12,000 रुपया माफ कर दो और बैलेंस आपका जो ओरिजिनल सैलरी होगा सिर्फ वही टैक्सेबल कर दो। क्या लगता है आपको, इनकम टैक्स वाला अलाउ करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भैया जो आपका 3,500 में हो सकता था काम, वो आपने 12,000 में किया, मतलब दिख रहा है हमको कि एम्प्लॉई को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। अगर एम्प्लॉई को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है तो टैक्स भी देना पड़ेगा। तो वो लोग क्या बोलेंगे कि भैया आपने 12,000 मिला आपको, ठीक है, लेकिन हम माफ करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3,500, क्योंकि जो काम 3,500 में हो सकता था वो आपका आपने 12,000 में किया। तो मान लीजिए अगर आपका सैलरी को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो आपका इनकम हुआ 12,000 रुपया, उससे आपको डिडक्शन मिल जाएगा 3,500 का, बैलेंस बच गया कितना मालूम, 8,500। ये आपका हो जाएगा टैक्सेबल, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको एग्जाम्पल? चलिए अब यही चीज अगर आप रेल में करते हो, ठीक है, तो रेल में आपका जो फर्स्ट एसी होती है ना, फर्स्ट क्लास एसी, उसका जो फेयर होगा, फर्स्ट एसी का जो फेयर होगा, और वो भी शॉर्टेस्ट रूट, इतना आपको बेनिफिट दे देंगे। उससे ज्यादा अगर आपने पैसा मांगा तो भैया वो टैक्सेबल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, जो अभी हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर, बस खाली आप लोग एयर को हटा के रेल कर देना, आपको समझ में आ जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ कुछ ऐसे लोकेशन होते हैं जो डायरेक्टली रेल रूट से कनेक्ट नहीं होते, ठीक है, मतलब आपको बस से जाना पड़ेगा या रोड से जाना पड़ेगा या पानी जहाज में जाना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको नीचे अलग से देखना पड़ेगा। देखिए अगर अदर केसेस है, अदर केसेस में दो चीज हो सकती है, या तो वो एरिया कनेक्टेड बाय रेल रूट, अगर वो एरिया रेल रूट से कनेक्टेड है, या फिर नॉट कनेक्टेड बाय रेल रूट, वो रेल रूट से कनेक्टेड नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अगर वो रेल रूट से अगर कनेक्टेड है तो कितना माफ करोगे, वही फर्स्ट क्लास एसी का जो फेयर है शॉर्टेस्ट रूट का, उतना ही आपको माफ करेंगे। मतलब ये कि मान लीजिए एक जगह जाने के लिए आपका रेलवे से साधन था, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, ज्यादा बेनिफिट लेने के चक्कर में आपने पर्सनल कार बुक करी और वहां पर डबल ट्रिपल खर्चा करके वहां पर गए आप। क्यों? क्योंकि बॉस पैसा दे रहा है, हमारा थोड़ा ना जा रहा है। तो सरकार देखती है कि भैया अगर ऐसा आप करोगे मतलब आप फालतू बेनिफिट ले रहे हो, हम आपको टैक्स लगा देंगे। समझा ना, जो अदर रोड हम बोल रहे हैं, अदर मोड, मतलब रेलवे का कनेक्शन है, पॉइंट ए टू बी आप जा रहे हो, आप पॉइंट ए में रहते हो, आप पॉइंट बी घूमने के लिए गए, तो पॉइंट ए टू बी जो है आपका रेलवे से कनेक्टेड है, बट स्टिल आपने क्या किया, आपने रोड से जाना तय किया, और यहाँ पर अगर खुद की जब कार करके जा रहे हो तो कार का आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो मान लीजिए आपका खर्चा हुआ 20,000 रुपए, लेकिन शॉर्टेस्ट रूट से आपका फर्स्ट एसी का वहां पर खर्चा आता है मान लीजिए 5,000 रुपए, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 15,000 रुपए आपका क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे, मतलब आपकी इनकम में ऐड कर देंगे 15,000 रुपया, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। समझ में आ गया आपको? अब अब ऐसा कुछ एरिया जो कि आपका रोड ट्रांसपोर्ट नहीं है, सॉरी रेल नहीं है, वहां पर सिर्फ रोड है, तो वहां पर आपको दो चीज देखनी पड़ेगी, क्या उस एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है वो आपको चेक करना है, या फिर नॉट अवेलेबल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो उस केस में फर्स्ट क्लास या फिर डिलक्स क्लास का जो बस का फेयर होगा उतना आपको माफ कर देंगे।
ठीक है। और अगर वो मान लीजिए वहां पर पब्लिक रोड ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहां पर बैलगाड़ी है, पानी जहाज है, छोटी सी नाव है, ऐसा कुछ अदर मोड है, तो उस केस में कितना माफ करोगे? बहुत ही सिंपल है, हम कितना माफ करेंगे? हम माफ करेंगे अमाउंट इक्विवेलेंट टू फर्स्ट क्लास एसी। अगर फर्स्ट क्लास एसी का जो फेयर है उतना शॉर्टेस्ट रूट का, अगर मान लो वहां पर अगर रेल होती और उतना शॉर्टेस्ट रूट का अगर फर्स्ट एसी में जाते, तो जितना आपका पैसा होता है रेलवे का, उतना पैसा आपका हम क्या कर देंगे? एग्जेम्प्ट कर देंगे। समझ में आ गया आपको? अब इसी से रिलेटेड लीव ट्रैवल कंसेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ध्यान में रखना है, उसके बाद हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन फर्स्ट, the exemption is available, the exemption is available only in respect of, only in respect of रेल, एयर और बस फेयर। जी हाँ, एनी अदर चार्जेस लाइक टैक्सी चार्जेस, लोडिंग एंड बोर्डिंग, सॉरी लॉजिंग, लॉजिंग एंड बोर्डिंग, आप होटल में रुक रहे हो, वो सब का बेनिफिट नहीं देते हम, एटसेट्रा आर नॉट एलिजिबल। क्यों? क्योंकि आप एक होटल में जाओगे, आप 5 स्टार में रुक जाओगे, जहाँ पर एक दिन का रूम का भाड़ा है 50,000 रुपए, तो ऐसे थोड़ा ना होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा, 2 जर्नीज इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर, 4 कैलेंडर ईयर, जी हाँ, 4 साल में आपका क्या होना चाहिए? 2 जर्नी होगा, उसके ही आपको ये बेनिफिट देंगे। अगर आपने तीसरा जर्नी कर दिया और उसने आपसे पैसा लिया, लिव ट्रैवल कंसेशन का पैसा लिया आप, तो सारा का सारा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तीसरा, यहाँ पर आपका फैमिली के साथ भी आप जाओगे घूमने के लिए, अकेले तो जाओगे नहीं, तो फैमिली इंक्लूड्स क्या? आपका स्पाउस मतलब आपकी बीवी या फिर आपका पति और बच्चे। ठीक है। एंड और कौन हो सकता है फैमिली में? पेरेंट हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं। ठीक है। और ब्रदर सिस्टर क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट होने चाहिए, वह डिपेंडेंट होने चाहिए एसएससी के ऊपर। और जो जर्नी है वो होनी चाहिए, झूठ मूठ का मत क्लेम करना, जर्नी मस्ट बी परफॉर्म। आप घूम के आओगे पक्का, ऐसा नहीं कि बस खाली ऑफिस में दिखा दो कि मैं घूमने गया था, 2 अक्टूबर का दिन था, गोवा पाणाजी गए थे, सत्संग सुने थे, 3 तारीख को वापिस आए थे। सिर्फ ऐसी काल्पनिक कहानी नहीं बनानी है, कहानी बना के पैसा बेनिफिट नहीं लेना, आपको एक्चुअल में जर्नी परफॉर्म करनी है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। समझ में आ गया आपको? तो चलिए, यहाँ तक हमारा सैलरी का जितना भी इम्पोर्टेंट था पॉइंट, वो हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा भी अगर कुछ छूट गया होगा तो कोई बड़ा बात नहीं है, छूट सकता है क्योंकि बहुत वास्ट है। हमने इसमें सिर्फ वही कवर किया जो आपका एग्जाम पर्पस के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो सारे पॉइंट हमने कवर किए हैं जो रियल लाइफ में आपको इजीली देखने मिलते हैं जनरली। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अगर छूट गया होगा तो उसका मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। कल की क्लास में हम इसके ऊपर कुछ नंबर सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद हमारे इस टॉपिक का हम करेंगे वाइंड अप। तो चलिए मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, वंदे मातरम।